वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आज हम लोग एक धमाकेदार सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। वही है करंट अफेयर 2021 का जो ईयरली है ईयर बुक 2021 वार्षिकांक परीक्षा मंथन का आ गया है। न्यू बुक न्यू सीरीज आज से स्टार्ट किया जा रहा है। परीक्षा मंथन लक्ष्य स्पेशल वार्षिकांक बीपीएससी 67 के लिए। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वो जो पीछे चल रहा है पुराना वाला मंथन लक्ष्य 3 वो भी रेगुलर रहेगा, उसे भी पूरा करना है। लेकिन इसे अब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है क्योंकि 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाली है, तो अब इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर लेना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परीक्षा मंथन लक्ष्य स्पेशल वार्षिकांक ईयर बुक 2021। एग्जामिनेशन की डेट भी आपकी आई गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। और हाँ, जो भी छात्र छात्राएं नए हों वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोगों का पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक चर्चा में सामयिक मुद्दे क्या हैं इसमें, तो भारत में प्रवासन संकट तथा कोरोना, स्टार्टअप 21वीं सदी का नया बिजनेस मॉडल क्या है, इसे जानेंगे हम लोग। कोरोना महामारी के दौर में प्रकृति द्वारा पुनर्स्थिति और आत्मनिर्भर भारत अभियान अवधारणा और चरण को देखेंगे। अमेरिका की अफगानिस्तान से सैन्य वापसी और घर से काम, ये सब हम लोग एक्चुअल में घर से काम का जो हम लोग कर चुके हैं, पीछे में किए हैं, लेकिन फिर से इसे रिवीजन के तौर पे प्रत्येक दिन हम लोग 1 से 4, 4 से 8 इस तरह से करते चलेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहला टॉपिक क्या है, भारत में प्रवासन संकट तथा कोरोना, माइग्रेंट क्राइसिस इन इंडिया एंड कोरोना। कोविड-19 को लगभग 1.5 वर्ष बीत चुके हैं एवं अभी तक इसका कहर जारी है। भारत सहित दुनिया के लगभग सभी देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन जैसे कदम को उठाए। भारत जैसे देश में लॉकडाउन के बाद प्रवासन की विकट समस्या उत्पन्न हो गई। बहुत से मजदूर उत्पादन इकाइयों के बंद होने के कारण अपने शहरों की ओर, गांव की ओर लौटे। इस प्रक्रिया में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। जैसा कि हम सभी को मालूम भी है कि जब कोविड क्राइसिस हुई तो उस समय लोग उथल पुथल हो गए, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग वहाँ भागने लगे अपने काम, कारोबार, बिजनेस, जॉब, मजदूरी सभी चीज को छोड़ के। तो अब जानते हैं कि प्रवासन क्या है, माइग्रेशन क्या है, व्हाट इज माइग्रेशन एंड प्रवासन क्या है, इसे जानते हैं हम लोग। अपने सामान्य या मूल स्थान से, मतलब जहाँ पे वो हैं, जो जनरली जहाँ पे जो लोग रहते हैं, या मूल स्थान से दूर आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय जाना ही प्रवासन कहलाता है। प्रवासन पर आधिकारिक आंकड़े जनगणना 2011 के हैं। विदित हो कि वर्ष 2001 में 31.5 करोड़ प्रवासी की तुलना में वर्ष 2011 में प्रवासियों की संख्या 45.6 करोड़ तक पहुंच गई है। याद रखिएगा 45.6 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में लाखों लोग अपने घरों को लौटे। मतलब इस स्टेट से ऐसी एक अवधारणा है, एक रिपोर्ट के अनुसार भी क्या है, इस स्टेट से बाहर लोग काम के लिए, कामगार जो लोग हैं ज़्यादा निकलते हैं। तो 2020 में वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा जैसे राज्यों में लाखों लोग अपने घरों को लौटे। याद रखिएगा, जो कि प्रवासन का आधिकारिक आंकड़ा जनगणना 2011 के अनुसार बताता है। 2011 के अनुसार जो है क्या है, 45.6 करोड़ तक पहुंच गई है प्रवासी 2001 की तुलना में 2011 में। 2001 में थी आपकी ये आंकड़ा 31.5 करोड़। ठीक है।
अब है प्रवासन क्या है, आप समझ गए। अब देखते हैं प्रवासन का पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। प्रवासन को इस प्रकार भी वर्गीकृत किया जा सकता है, अंतर राज्य और आंतरिक राज्य। अंतर राज्य मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य, और आंतरिक राज्य मीन्स राज्य के अंदर ही इधर से उधर जाने वाले, ठीक है। और अंतर राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाने वाले या राज्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5.4 करोड़ अंतर राज्य प्रवासी थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार अंतर राज्य प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत थे, ठीक है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत थे। जनगणना 2011 एवं NSSOC नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर राज्य प्रवासन लगभग 65 मिलियन है। कितना है? 65 मिलियन। एवं इसका 33% हिस्सा जो है वो मजदूर वर्ग से संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के अंदर इंट्रा स्टेट प्रवासन कुल प्रवासन का 88% जो है हिस्सा कवर करती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवासी मजदूरों के सबसे कम स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवासी मजदूर के सबसे कम स्रोत हैं, जबकि महाराष्ट्र एवं दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रवासी काम करने जाते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग सारे कहाँ चले जाते हैं, वहाँ यहाँ तो कोई आते नहीं बाहर से, इसलिए उत्तर और प्रदेश एवं बिहार में प्रवासी मजदूरों की कम स्रोत, सबसे कम। प्रवासन के कुछ अन्य कारण इस प्रकार भी हैं कि आर्थिक प्रवासन, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक होते हैं जो प्रवासन की गति को तेज कर देते हैं। वे इस प्रकार हैं: रोजगार की कमी, सुरक्षा का अभाव, उच्च अपराधीकरण, कृषिगत नुकसान, सूखा, बाढ़, गरीबी इत्यादि। प्रवासी मजदूरों का संकट, असंगठित क्षेत्र में किसी निश्चित कार्य प्रणाली का न होना, असंगठित क्षेत्र में किसी निश्चित प्रणाली का न होना, एक हो गया आपका ये हम लोग देख रहे हैं प्रवासी मजदूरों की संकट क्यों होता है। तो अब देख लिए एक दूसरा क्या है, प्रवासन हेतु संगठित आवधिक कार्य प्रणाली की कमी, और तीसरा है निर्णय निर्माण प्रक्रिया में मजदूरों की नगण्य भूमिका, और चौथा है आपका राजनीतिक दोहन, और पांचवा है आपका भाषागत समस्या जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम। प्रवासी मजदूरों का सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है, इसे देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रवासी मजदूरों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला दिया गया है। क्या दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में कहा गया है कि राज्य 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करे। मतलब सभी राज्य जो है इसे लागू करना पड़ेगा। 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करे, सभी राज्य को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया कि केंद्र सरकार एवं NIC 31 जुलाई 2021 तक असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी बनाए या पोर्टल करे। 31 जुलाई तक ये भी बता दिया है करने के लिए, और 31 जुलाई को दे दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कि 31 जुलाई 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करे। नेक्स्ट है सरकार के क्या प्रयास है। तो सरकार के प्रयास है कि प्रवासन के बाद हुई अव्यवस्था के बाद सरकार ने इससे निपटने हेतु कई तरह के कदम उठाए। इनमें से कुछ कदमों को आगे दिया गया है, देखते हैं हम लोग। नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी क्या है? ड्राफ्ट पॉलिसी नीति आयोग की। तो हाल ही में भारत सरकार ने थिंक टैंक ने नीति आयोग को क्या बुलाता है? थिंक टैंक। प्रवासन की समस्या से निपटने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी का प्रारूप जारी किया गया, जिसके इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो क्या है? पहला है कि ड्राफ्ट में पंचायती राज मंत्रालय, शहरी एवं आवास मामले के मंत्रालय को जनजातीय प्रवासन के आंकड़े का इस्तेमाल करके उच्च प्रवासन वाले केंद्रों में प्रवासन स्रोत केंद्रों की स्थापना का निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया नीति आयोग में? प्रवासन स्रोत केंद्रों की स्थापना का निर्देश दिया गया है।
नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय को प्रवासी मजदूरों के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। मैं प्रवासी जो मजदूर हैं उनके बच्चे को भी बेहतर शिक्षा देने हेतु एक अधिनियम बनाकर जो भी अधिनियम है उसके अनुरूप क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा बताया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वर्ष 2020 में लॉकडाउन के तुरंत बाद गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत की, जो कि अभी तक अनवरत जारी है। इसके अंतर्गत लगभग 80 करोड़ भारतीय को 5 किलोग्राम चावल, गेहूं एवं 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराई गई थी। 80 करोड़ भारतीयों को 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और आपका 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत संगठित, असंगठित एवं सभी क्षेत्रों के मजदूरों को शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। 20 लाख करोड़, याद रखिएगा, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत संगठित, असंगठित एवं सभी क्षेत्रों के मजदूरों को शामिल किया गया। वन राशन वन कार्ड योजना के तहत प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का लाभ दिया गया। इन लाभार्थियों में बड़ी संख्या प्रवासी मजदूरों की भी थी। अब है देखते हैं स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप 21वीं सदी का नया बिजनेस मॉडल क्या है। तो भारत क्या है, एक युवा देश है जिसकी 65% जनसंख्या 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के अंतर आती है। यह जनसांख्यिकी भारत में स्टार्टअप हेतु एक आदर्श वातावरण तैयार करती है, जो वर्ष 2008 में आई वैश्विक मंदी ने खासकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े पेशेवर को प्रभावित किया और लाखों की संख्या में इस तबके ने अपने रोजगार को खो दिया। ये तबका ऐसा था जो अपनी प्रकृति में बेहद नवाचारी एवं तकनीकी से युक्त है और इसी समूह ने भारत में स्टार्टअप की नींव डाली एवं स्टार्टअप का धीरे धीरे प्रसार होना शुरू हो गया। स्टार्टअप है क्या? तो स्टार्टअप शब्द किसी कंपनी को संचालन के पहले चरण में संदर्भित करता है। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक उत्पाद या सेवा विकसित करना चाहते हैं जिनकी मांग सामान्य नागरिकों में होती है। ये कंपनियां आमतौर पर उच्च लागत और सीमित राजस्व के अनुसार शुरू होती है। यही वजह है वे उद्यमी पूंजीपतियों जैसे विभिन्न स्रोतों से पूंजी की तलाश करती है। यही स्टार्टअप है। भारत और स्टार्टअप क्या है? भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। याद रखिएगा, भारत जो है आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 44,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। इनमें से 5900 से अधिक स्टार्टअप आईटी क्षेत्र के हैं। कितना? 5900, 5,900। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3600 स्टार्टअप संचालित हैं, जबकि कृषि क्षेत्र में लगभग 1700 स्टार्टअप मौजूद हैं। पंजीकृत स्टार्टअप ने 5400 से अधिक फंडिंग सौदों में सामूहिक रूप से $63 बिलियन जुटाए हैं। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के अनुसार भारत में प्रति स्टार्टअप 12 नौकरियों का सृजन होता है। अगर एक स्टार्टअप होता है किसी भी एक इनिशिएटिव में तो 12 नौकरियों का सृजन होता है। ये भी देखेंगे। वर्तमान में DPIIT से मान्यता प्राप्त 44% स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक है। स्टार्टअप के सामने चुनौतियां क्या है, इसे देख लें। संस्थापकों के पास व्यावसायिक ज्ञान की कमी का होना, क्षेत्रीय स्टार्टअप की सीमित मापनीयता, संस्थापकों और उपभोक्ताओं के बीच अलगाव, बाजार पहुंच बाधाएं, भुगतान करने की कम इच्छा, असामयिक भुगतान संग्रह, गैर लाभदायक करियर विकल्प, खराब कौशल और उच्च प्रशिक्षण लागत, डिजिटल नियामक वातावरण, कर नीति में असंगतता, त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन, ये सभी कारण हैं स्टार्टअप के सामने चुनौतियां हैं।
स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना सॉरी हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की गई है। स्टार्टअप इंडिया के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ही करके ही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को प्रारंभ की गई है। गौरतलब है कि इस योजना की शुरुआत स्टार्टअप इंडिया पहल इनिशिएटिव के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में की गई थी। इंटरनेशनल समिट में की गई थी। ओके, उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य स्टार्टअप्स के प्रोटोटाइप का विकास, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, उत्पाद प्रशिक्षण, बाजार में प्रवेश हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। वित्तीय आवंटन 945 करोड़ रुपए लागत की इस योजना को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया है। योजना हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है आपका DPIIT द्वारा केवल उसी स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की जाएगी जिसे आवेदन की अवधि से 2 वर्ष से अधिक का समय न हुआ हो। स्टार्टअप द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत 10 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त न की जा रही हो। 2021 में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाले स्टार्टअप कौन कौन से हैं? डिजिटल इंश्योरेंस, बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक स्टार्टअप डिजिटल इंश्योरेंस। इनोवेकर यह पहला भारतीय हेल्थ टेक यूनिकॉर्न है। हेल्थ टेक यूनिकॉर्न है भारत का पहला, और इनोवेकर नाम है। इंफ्रा मार्केट, वित्तीय वर्ष 2020 में इंफ्रा मार्केट ने राजस्व में 5.5 गुना की वृद्धि की थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19 में कितना था? 63 करोड़ से 20 में 250 करोड़ हो गई थी। ट्रेड, वित्तीय वर्ष 2020 में परिचालन राजस्व के रूप में केवल इंडियन 53 लाख यानी कि वर्तमान रूपांतर दर $676,000 के साथ कुणाल शाह के नेतृत्व वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म क्रेड $2.2 बिलियन के भारी मूल्यांकन पर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया। ग्रो, भारत ने ग्रो में अपना दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट यूनिकॉर्न पाया जब जेरोधा का मूल्य $1 अरब से ऊपर था। शेयरचैट के अंततः टियर 2 एवं 3 भारत के उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के बाद यूनिकॉर्न क्लब में अपना रास्ता खोज लिया। गुपसुप, सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय गुपसुप टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के नेतृत्व में अपने सीरीज F फंडिंग दौर में $100 मिलियन जुटाने के बाद 2021 में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाला 9वां स्टार्टअप है। चार्जबी, चेन्नई स्थित सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म चार्जबी 2021 का 10वां यूनिकॉर्न बन गया, जिसने अपने सीरीज G फंडिंग राउंड में $1.4 बिलियन के मूल्यांकन पर $125 मिलियन जुटाए। अर्बन कंपनी क्या है? गुरुग्राम स्थित हाइपर लोकल सर्विस प्रोवाइडर अर्बन कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने के लिए नवीनतम स्टार्टअप है। मोग्लिक्स, इंडस्ट्रियल B2B मार्केट प्लेस। मोग्लिक्स ने सीरीज E राउंड में $120 मिलियन जुटाने के बाद मई 2021 में यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया। जेटा, बेंगलुरु में मुख्यालय जेटा क्रेडिट डेबिट और प्रीपेड उत्पादों को जारी करने के लिए एक क्लाउड नेटिव नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रदाता है आपका जेटा। ब्राउजर स्टेक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सॉस स्टार्टअप ब्राउजर स्टेक ने सीरीज B फंडिंग में $200 मिलियन जुटाए हैं।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं। यूनिकॉर्न क्या है उसके बारे में भी समझ लें। व्यापारिक तौर पर एक यूनिकॉर्न एक निजी तौर पर स्थापित क्या है, स्टार्टअप कंपनी होती है जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। गौरतलब है कि यह शब्द 2013 में उद्यमी एलिन ली द्वारा पढ़ा गया था। एलिन ली उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, एलिन ली, याद रखिएगा, एलिन ली के द्वारा यूनिकॉर्न 2013 में पढ़ा गया था। कोरोना महामारी के दौर में प्रकृति द्वारा पुनर्स्थिति, नेचर इन बाउंसिंग बैक इन द टाइम ऑफ कोविड-19। प्रकृति का यह गुण होता है कि हमारी कार्य क्षमता को सकारात्मक तथा गति प्रदान करना चाहती है। प्रकृति और मानव के बीच बहुत गहरा संबंध है, ये हम सभी को मालूम है, क्योंकि मनुष्य के लिए धरती उसके घर का आंगन, आसमान छत और सूर्य चांद तारे दीपक, सागर नदी पानी के मटके, पेड़ पौधे आहार के साधन हैं। आरोग्य प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो सभी प्रणालियों का समान रूप से मिला जुला है असर है। आज या 1000 वर्ष बाद भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि प्रकृति के अनुशासन के विपरीत चलकर इंसान ने हमेशा खुद ही आफत मोल ली है। हालांकि समय समय पर प्रकृति खुद अपना संतुलन बनाती है। इंसान के कैद होने से मुक्त हुई प्रकृति। भारत के संदर्भ में बात करें, लॉकडाउन के एकमात्र 1 माह की अवधि में गंगा हरिद्वार से लेकर हुगली तक की निर्मल होने लगी। नैनीताल झील की पारदर्शिता 3 गुनी बढ़ गई और जालंधर के लोगों को पहली बार लगभग 212 किलोमीटर दूर धौलाधर की बर्फीली पहाड़ियां नजर आने लगी। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन की इस अवधि में भारत का वायु प्रदूषण पिछले 20 वर्षों की तुलना में सबसे निचले एरोसोल के स्तर पहुंच गया, जिससे आसमान से विजिबिलिटी बढ़ गई। आसमान की विजिबिलिटी बढ़ गई। दुनिया के स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप कई देशों ने वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त बात चाहे मैक्सिको की खाड़ी की हो, अटलांटिक महासागर की हो या फिर प्रशांत क्षेत्र की, प्रत्येक क्षेत्र में न केवल पर्यावरण प्रदूषण में कमी आई बल्कि जैव विविधता में भी समृद्धि आई है। इसका बेहतर उदाहरण ऑस्ट्रेलिया की द ग्रेट बैरियर रीफ रही, जो आग लगा था। जैव विविधता में समृद्धि। कोविड जनित लॉकडाउन के कारण जैव विविधता के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके कारण न केवल प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई बल्कि जैव विविधता में समृद्धि मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनडीपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा कि कोरोना जनित लॉकडाउन ने कई विलुप्त प्राय जीवों को नया जीवन दिया। लॉकडाउन ने न केवल उनको परिवार उपलब्ध कराने में सहायता की बल्कि बेहतर खाद्य अवसर भी उपलब्ध कराए। कई विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त एवं खतरे में रह रहे जीवों को एक प्रकार की जीवन दान प्राप्त हुआ। भारतीय वन्य जंतु संरक्षण विभाग की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत में पाई जाने वाली जीव जात की स्तनियों की 372 प्रजाति में से 77 चिड़ियों की एवं 1228 प्रजातियों में से 55 सरीसृपों की, 446 में से 20 और एम्फीबिया की और एक और कीड़े मकोड़े की प्रजाति के अस्तित्व पर विभिन्न स्तरों पर खतरा मंडरा रहा है। इन सभी प्रजातियों को कोविड-19 जनित लॉकडाउन से अभूतपूर्व लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि सभी लोग क्या थे? कैद थे। जीवों में इंसान सबसे अधिक खूंखार है, सभी को पता है। प्राणी जगत की इतनी बड़ी संख्या का तो लुप्ति या संकटापन्न को जाना मनुष्य के लिए खतरे की घंटी है। देखा जाए तो इंसान इस पृथ्वी का सबसे खतरनाक जीव साबित हो रहा है। उसकी विस्तारवादी और संसार के अन्य प्राणियों को आधिपत्य की प्रवृत्ति के फलस्वरूप पर्यावरण में प्रकृति संसाधनों के दुरुपयोग तथा अनियंत्रित व्यापार विनिमय आदि के कारण प्राणी जाति के विलुप्त होने से एक खतरा स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस
सृष्टि में इंसान नाम की अकेली प्रजाति लाखों पादप और प्राणी प्रजातियों में के हिस्सों की लगभग 40% जीवन योगी संसाधन फोटोसिंथेसिस आउटपुट हरेपन के साथ ही उन जीवों की को ही निगल रही है। हालांकि कोविड-19 जनित महामारी ने साफ संदेश दिया है कि प्रकृति खुद को बचाने के लिए अधिक आक्रामकता से पेश आ सकती है। मौसम में पुनः संतुलन पर्यावरणीय स्थितियां बदलने का एक फायदा मौसम को हुआ। वैसे वैश्विक तापमान की गंभीरता काफी कम हुई है एवं इस वर्ष ऋतुओं में कम असंतुलन देखने को मिला है। ऋतुओं में जो है कम असंतुलन देखने को मिला है। देखते हैं आप सबके हिस्से में भागीदार इंसान। पृथ्वी पर प्रकृति का ऊर्जा प्रभाव वनस्पतियों से शाकाहारी जीवों और शाकाहारी जीवों के खाने से मांसाहारी जीवों तक पहुंचता है और इसके मरने पर सूक्ष्म जीवों के जरिए प्रकृति से धरती में चला जाता है। इस श्रृंखला में हरे पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के कारण उपपाचन या मोटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा स्टार्च प्रोटीन और अन्य पदार्थ तैयार करते हैं जो कि शाकाहारी मांसाहारियों में घूम फिर प्रकृति में लौट जाते हैं। इस प्रकार अगर फोटोसिंथेसिस वाले ऊर्जा प्रभाव की कड़ी टूट गई तो ऊर्जा प्रभाव बंद होने पर संपूर्ण जीवन पोषण तंत्र छिन्न भिन्न हो जाने से पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वन्य जीवों की भोजन, आवास स्थल और सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति वनों से ही होती है। वन और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह वन्य जीवों को वनों की आवश्यकता होती है उसी तरह वनों को भी जीव जंतुओं की आवश्यकता होती है। परंतु वास्तव में क्या होता है कि बहुत से वन्य जीव वनस्पति प्रजातियों के प्रजनन और पुनरुत्पादन में सहायक होता है। ये पेड़ों के फल बीज समेत खा जाते हैं और कहीं दूर जाके ऊंचाई वाले स्थान पर मल त्याग कर उस बीज को बाहर फेंक देते हैं जिनसे नए पौधा पैदा होता है। कुछ बीज इनके बालों में चिपक जाते हैं और दूर कहीं फिर जमीन पर गिर जाते हैं। यही नहीं, कठफोड़वा जैसे पक्षी फफूंद, कीड़े मकोड़े और दीमक को खाकर पेड़ की रक्षा करते हैं। अन्य जीवों की ड्रॉपिंग्स खाद का काम करती है। सांप को ही देख लीजिए, सांप अगर चूहे की आबादी को नियंत्रित ना करे तो चूहे आदमियों की आबादी को भूखे मारने पर विवश कर देगा। मिट्टी को निरंतर उपजाऊ बनाए रखने के लिए सूक्ष्म जीवों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की महत्वपूर्ण योगदान होता है या कर रहता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जब संतुलन गड़बड़ होता है, प्रकृति खुद को संतुलित करती है। पर्यावरणीय संतुलन न केवल खुद प्रकृति के संतुलन के लिए है वरन समग्र सृष्टि प्रकृति के नियमों के से संबंधित है। जब प्रकृति के नियमों में असंतुलन की स्थिति बनती है, कोरोना जैसी आपदाओं का आगमन होता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आत्मनिर्भर भारत अवधारणा और चरण, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने में भी मज़ा आए और आप लोग के लिए कुछ करने में। चलिए, ये मेरी छोटी सी कोशिश है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसके फ़ायदा उठा सकें। चलिए, अब तो डेट भी आ गई एग्जामिनेशन का, इसलिए लगे रहें कस के और परीक्षा की प्रैक्टिस करते रहें, सेट बनाते रहें और साइंस, करंट अफेयर और बिहार हिस्ट्री ये सबको कंटिन्यू करते रहें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।